इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 2024 में, जब जेटा नाम का टेस्ट सब्जेक्ट भारतीय सीमा के पास मौजूद एक रशियन बायोमेडिकल फैसिलिटी से भाग निकलता है, जहां छोटे बच्चों पर ब्रेन एनहांसमेंट और सुपर पावर एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा था। इस फैसिलिटी का कमांडर अपनी पूरी टीम लेकर जेटा का पीछा करता है, लेकिन जेटा एक ट्रेन की मदद से इनसे बचकर वहां से भाग निकलता है। ट्रेन में आगे बढ़ते हुए जेटा अचानक कोयले की मदद से एक चेहरा बनाता है और उससे लिपटकर सो जाता है। इसके बाद कहानी हमें बाउंटी हंटर फ्रांसिस और उसके पार्टनर कोल्ट 95 की जिंदगी में ले जाती है, जो क्रिमिनल्स को पकड़ने में गोवा के पुलिस कमिश्नर की मदद करते थे। फ्रांसिस की एक्स गर्लफ्रेंड एंजेला और उसका पार्टनर एक्सेलेटर इस काम में उनके राइवल्स थे। उधर रशियन बायोमेडिकल फैसिलिटी का कमांडर अपने बॉस को बताता है कि जेटा के ब्रेन सिग्नल्स गोवा से आ रहे हैं। इनका बॉस इन्हें तुरंत उसे पकड़कर वापस लाने का ऑर्डर देता है। उधर गोवा में फ्रांसिस और एंजेला को अलग अलग पुलिस कमिश्नर एक ही बाउंटी मिशन के तहत जीतू नाम के एक क्रिमिनल को जिंदा पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन एक बोट पर मिशन के दौरान फ्रांसिस और कोल्ट से गलती से जीतू की मौत हो जाती है। ये दोनों यहाँ से चुपचाप भागने लगते हैं कि अचानक इन्हें अपने सामने जेटा खड़ा दिखाई देता है, जो फ्रांसिस को घूर घूर कर देखने लगता है। ये सोच कि जेटा ने इन्हें जीतू को मारते हुए नहीं देखा होगा, ये दोनों उसे वहीं छोड़कर अपनी बोट से जाने लगते हैं। जब फ्रांसिस पीछे मुड़कर देखता है कि जेटा उसे अभी भी घूर घूर कर देख रहा था, फ्रांसिस को ये थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद एंजेला वहां पहुंचकर जेटा को अपने साथ ले आती है। अगले दिन जब कोल्ट 95 फ्रांसिस को बताता है कि वो छोटा लड़का एंजेला के पास है, जो उससे जानने की कोशिश कर रही है कि जीतू को किसने मारा, ये दोनों एंजेला को चकमा देकर जेटा को अपने साथ लेकर भाग निकलते हैं। जेटा अभी भी न जाने क्यों फ्रांसिस को घूर घूर कर देख रहा था। फ्रांसिस उसे मना भी करता है, लेकिन जेटा नहीं मानता। इस बात से फ्रांसिस को बहुत अजीब लगने लगता है। वो फिर मना करता है कि तभी जेटा को दौरे पड़ने लगते हैं। फ्रांसिस तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जेटा का सीटी स्कैन करने लगते हैं। कोल्ट फ्रांसिस को कहता है कि हम इसे यहीं छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन फ्रांसिस कहता है नहीं, कुछ है जो मुझे इस बच्चे से दूर नहीं होने दे रहा। कि तभी डॉक्टर्स फ्रांसिस को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि जेटा की रिपोर्ट्स बहुत अजीब हैं। इस बच्चे के स्कल को हाल ही में खोला गया है और इसके ब्रेन सेल्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसके बाद फ्रांसिस जेटा को घर ले आता है और उसके लिए टीवी लगा देता है। फिर बाहर आकर कोल्ट से बात करते हुए कहता है, आखिर ये बच्चा है कौन और ये क्यों मुझे हर समय घूर घूर कर देखता है? जब से इससे मिला हूं मुझे अजीब सा लगने लगा है। इसके बाद फ्रांसिस जैसे ही कमरे में वापस आता है, वो जेटा को दीवार पर चित्र बनाते हुए देखता है। इन चित्रों को देख अचानक फ्रांसिस की आंखों के सामने बहुत सारे दृश्य चलने लगते हैं। चित्र बनाते हुए अचानक जेटा डर जाता है और दौड़कर फ्रांसिस के गले लग जाता है। फ्रांसिस जैसे ही उसे छूता है, उसे फिर से कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद फ्रांसिस जेटा को शांत कर बिस्तर पर सोने के लिए कहता है और खुद भी सोफे पर लेट जाता है। कुछ समय बाद उसकी नींद खुलती है तो वो जेटा को अपने पैरों के पास बैठा देखता है। वो जेटा को कहता है, क्या बात है बेटा, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? जेटा कुछ नहीं कह पाता, पर इशारे में हाँ कहता है। फ्रांसिस उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले आता है कि तभी वहां एंजेला भी अपने पार्टनर के साथ पहुंच जाती है और बातों बातों में वो इस बार फ्रांसिस को धोखा देकर उसे एक जंजीर से बांध देती है और जेटा को लेकर जाने लगती है कि तभी वहां वो रशियन कमांडर हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के जरिए अपनी पूरी टीम लेकर आ धमकता है। सबसे पहले वो एक रिमोट की मदद से जेटा के शरीर को लॉक कर देता है, जिसके कारण वो अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं पाता। उसके बाद ये रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसके कारण फ्रांसिस, एंजेला और उनके साथियों को रेस्टोरेंट के काउंटर के पीछे छुपना पड़ता है। फिर रशियन कमांडर का एक आदमी फ्रांसिस की गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है। जिसके बाद ये अंदर घुस जेटा के गले, हाथ और पैरों को लॉक करके उसे वहां से निकाल लेते हैं और ट्रक में बैठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। जेटा की मदद के लिए फ्रांसिस जंजीर से आजाद होने के लिए अपने हाथ के अंगूठे को तोड़ देता है और जैसे तैसे अपने हाथ को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो पागलों की तरह उस ट्रक के पीछे दौड़ने लगता है जिसमें रशियंस जेटा को लेकर जा रहे थे। इसके बाद कहानी हमें सन 1070 में ले जाती है, जब रोमन सम्राट दार्का भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने की इच्छा से अपने साथ 25,000 रोमन सैनिक लिए हिंद महासागर आ पहुंचता है। अपने सैनिकों के रुकने और उनके प्रशिक्षण के लिए उसे जगह चाहिए थी, जिसके लिए वो दक्षिण भारत में मौजूद पंचद्वीप को चुनता है।
इन पांचों द्वीपों को अच्छे से जानने वाले मियासान के साथ वो अपने सेनापति ओनोराटो को इन 5 द्वीप में से किसी एक द्वीप को चुन वहां के लोगों को मार उस द्वीप को खाली करने का हुक्म देता है। सेनापति ओनोराटो पेरुमाची द्वीप को चुनता है। पेरुमाची द्वीप का विश्वास पात्र कुड़वा पैसों के लिए इनके साथ हाथ मिला लेता है। वो इन्हें बताता है कि बाकी के द्वीपों को जीतना आसान है, लेकिन पेरुमाची को नहीं। इस द्वीप के सैनिक इतने शक्तिशाली हैं कि 25,000 रोमन सैनिक भी इनके सामने कुछ नहीं। इन्हें शक्ति से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। जिसके बाद वो अपनी पत्नी और अपने बेटे पुरुवा के साथ पेरुमाची की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंच वो पेरुमाची की मुखिया सेंथी को कहता है कि कुछ विदेशी व्यापारियों को नाव बनाने के लिए आपके 100 सैनिकों की जरूरत है। इससे आप लोगों को काम, पैसा और नाव बनाने का ज्ञान भी मिल जाएगा। सिंथी उस पर विश्वास कर अपने 100 चुनिंदा योद्धाओं और अपने सेनापति सेल्लुमारा को कुड़वा के साथ भेज देते हैं। कुड़वा अपने परिवार और आदमियों के साथ इन 100 योद्धाओं को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में पुरुवा के कुत्ते को जंगली भेड़िए मार देते हैं। कुड़वा अपनी पत्नी और बेटे को वापस भेज देता है ताकि ये कुत्ते को दफना सके और खुद इन सैनिकों को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे जंगल से गुजरते हुए कुड़वा का आदमी इन योद्धाओं के हथियार धीरे धीरे जंगल में यहाँ वहां फेंकता जाता है। कुछ समय बाद कुड़वा इन्हें विश्राम करने के लिए कहता है। सारे योद्धा आराम करने लगते हैं कि तभी कुड़वा एक शंख बजाकर अपने छिपे हुए आदमी को बुला लेता है। जिसके बाद कुड़वा और उसके आदमी इन सभी योद्धाओं को धोखे से मार देते हैं। इसके बाद कुड़वा इन सारे मरे हुए योद्धाओं के दाएं हाथ को काट इसे रोमन सेनापति को सबूत के रूप में पेश करता है, जिसके लिए उसे खूब सारे सोने के सिक्के दिए जाते हैं। जिसके बाद कुड़वा के आदमी उन योद्धाओं के हाथ समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद कुड़वा फिर पेरुमाची पहुंचता है और सेंथी को बताता है कि काम बहुत अच्छा चल रहा है और उसे और 100 योद्धाओं की जरूरत है। सेंथी उसके साथ और योद्धा भेज देते हैं और एक बार फिर कुड़वा अपने परिवार और इन 100 योद्धाओं को लेकर निकल पड़ता है। लेकिन कुड़वा की पत्नी को वो सोने के सिक्के मिल जाते हैं और वो कुड़वा के साथ जाने से मना कर देती है। कुड़वा और उसके साथी इन योद्धाओं को लेकर जंगल पहुंचते हैं कि तभी उसे योद्धाओं की भीड़ से आवाज आती है, कुड़वा ये जगह ठीक है ना? कुड़वा चौंकते हुए कहता है, किस लिए? तभी भीड़ के बीच से सेल्लुमारा निकलता है और कहता है, विश्राम के लिए। और किस लिए? असल में ये वही जगह थी जहां कुड़वा ने पहले के योद्धाओं को मारा था, लेकिन इन योद्धाओं में सेल्लुमारा बच गए थे। ये खबर इन्हें किसी भी हाल में पेरुमाची पहुंचानी थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी छिप गए और कुड़वा जब मरे हुए योद्धाओं के हाथ काट रहा था, सेल्लुमारा ने अपना भी दायां हाथ काट लिया। जिसके बाद पेरुमाची की तरफ ये खबर देने के लिए दौड़ पड़े। अगले ही पल सेल्लुमारा अपने जख्मी हाथ से ढोल को बजाने लगते हैं और उसी पल पेरुमाची की मुखिया सिथी का बेटा कंगुआ वहां आ जाता है। जिसके बाद वो कुड़वा के शंख को खुद बजा देते हैं। ऐसा होते ही कुड़वा के छिपे हुए आदमी शंख की आवाज की तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कंगुआ और उसके योद्धा उनके लिए पहले ही तैयार हैं। कंगुआ और उसके योद्धा कुड़वा के सारे आदमियों को मार डालते हैं। जिसके बाद कंगुआ कुड़वा का बायां हाथ काट देते हैं और उसे लेकर पेरुमाची पहुंचते हैं। कुड़वा के अपराध के लिए उसे जिंदा जलाने की सजा मिलती है। कुड़वा की पत्नी रोती बिलखते हुए कंगुआ को कहती है, भैया मैं जानती हूँ मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे पुरुवा के लिए इन्हें क्षमा कर दो। लेकिन कंगुआ कुड़वा को किसी भी हाल में माफ नहीं कर सकते थे। इसके बाद उन 100 योद्धाओं की विधवाएं कुड़वा को जिंदा जला देती हैं। तभी पेरुमाची की जनता कुड़वा की पत्नी और उसके बेटे को भी उसके साथ जिंदा जलाने की बात कहने लगती है। शर्मसार कुड़वा की पत्नी पुरुवा का हाथ कंगुआ के हाथ में देती है और कहती है, भैया इसके प्राणों की रक्षा करना। ये कहते ही वो आग की तरफ दौड़ पड़ती है। कंगुआ और पुरुवा उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वो आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। जिसके बाद कंगुआ पेरुमाची के लोगों के सामने ये ऐलान करते हैं कि आज से पुरुवा उनका बेटा है। उधर पेरुमाची पर कब्जा करने में असफल होने पर मियासान और ओनोरातो पड़ोसी द्वीप अराथी के मुखिया उधिरन के साथ हाथ मिला लेते हैं। इन दोनों द्वीपों में आपस में पहले से ही शत्रुता थी, जो अब और बढ़ जाती है। ये बात मियासान जाकर कंगुआ को बताता है, ये सोच के कि वो डर कर समर्पण कर देगा, लेकिन कंगुआ समर्पण की जगह युद्ध को चुनता है। पेरुमाची के योद्धा युद्ध से पहले अग्नि की पूजा करते थे और फिर निशस्त्र जंगल के झरने में स्नान करने जाते थे। उधिरन एक षड्यंत्र रचता है कि जब पेरुमाची के योद्धा निशस्त्र स्नान के लिए जंगल जाएंगे, उस समय उन्हें धोखे से मारा जाए। वो इस काम के लिए अपने 2 बेटों को भेजता है। उधिरन के बेटे अपने सैनिकों के साथ जंगल के पेड़ों में छिप जाते हैं।
लेकिन कंगुआ और उसके योद्धाओं को उनकी भनक लग जाती है। कंगुआ और उसके योद्धा जंगल की चीजों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर उधिरन के सैनिकों को एक एक करके मारने लगते हैं। सबसे पहले कंगुआ उधिरन के बड़े बेटे को मार गिराता है। उसी दौरान वहां पुरुवा पहुंचता है, जिससे कंगुआ अपनी तलवार मंगवा लेते हैं। अपने बड़े भाई की मौत को देख उधिरन का दूसरा बेटा सभी सैनिकों को कंगुआ को मार गिराने का आदेश देता है। कंगुआ जंगल में मरे हुए हाथी के दांतों का इस्तेमाल कर इन्हें भी मार गिराता है और उधिरन के दूसरे बेटे को मारने के लिए बढ़ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होने वाली होती है जब पुरुवा भी कंगुआ की तलवार ले आता है और चीखते हुए उसे तलवार देने के लिए उसकी तरफ कूद पड़ता है। लेकिन बिल्कुल ऐन वक्त पर पुरुवा उसे तलवार देने के बजाय वो तलवार सीधा कंगुआ के सीने में गाड़ देता है। कंगुआ को एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि पुरुवा ने ऐसा किया। पुरुवा तलवार को कंगुआ की छाती के आर पार कर देता है और कहता है, मैंने अपने पिता का प्रतिशोध ले लिया। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। उसी पल उधिरन का दूसरा बेटा कंगुआ पर हमला कर देता है, लेकिन कंगुआ के घायल होने के बावजूद भी वो उसे भी मार डालता है। जिसके बाद उधिरन के सैनिक जो समंदर में इनका इंतजार कर रहे थे, कंगुआ उधिरन की बेटों की लाशों के साथ अपने बाज के जरिए ये संदेश भेजता है कि आज से ठीक 8 दिन बाद पेरुमाची और अराथी के बीच युद्ध होगा। कुछ समय बाद पेरुमाची में कंगुआ का इलाज किया जा रहा होता है, जब उसके पिता सिद्धि सबको पुरुवा को ढूंढ कर लाने का हुक्म देते हैं ताकि उसे भी उसके पिता की तरह जलाकर सजा दी जाए। ये सुन कंगुआ खुद पुरुवा को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन पुरुवा वापस चलने के लिए तैयार नहीं होता और उनसे लड़ाई करने लगता है। कंगुआ उसे वचन देते हैं कि एक बार वो युद्ध में पेरुमाची को अराथी से बचा ले, उसके बाद वो खुद पुरुवा से अपनी मौत स्वीकार कर लेंगे। कंगुआ पुरुवा को वापस ले आते हैं, लेकिन पेरुमाची में सभी इसका बहुत विरोध करते हैं और पुरुवा को पत्थर मारने लगते हैं। कंगुआ एक भी पत्थर पुरुवा को लगने नहीं देते और कहते हैं, इसे माफ कर दो, ये बच्चा है, इससे गलती हो गई। पूरा गांव पुरुवा को मार देने के लिए कहने लगता है। कंगुआ कहते हैं, अगर इसे मारना है तो तुम सबको मुझे पहले मारना होगा। मैंने इसकी माँ को वचन दिया है कि इसकी प्राणों की रक्षा करूंगा। पेरुमाची के मुखिया सिद्धि पुरुवा को काले जंगल में भेज देने की सजा सुनाते हैं ताकि उसे वहां के खूंखार जानवर मारकर खा जाए। कंगुआ भी पुरुवा के साथ काले जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उधर उधिरन अपने बेटों की लाशों को देख पागल सा हो जाता है और ओनोरातो जब उससे सोने के सिक्के वापस करने के लिए कहता है, क्योंकि वो कंगुआ को नहीं मार पाया, वो गुस्से से तिलमिला उठता है और ओनोरातो और वहां मौजूद सारे रोमन सैनिकों को मार डालता है। फिर उधिरन वचन लेता है कि जब तक वो कंगुआ को मार नहीं देगा वो अपने बेटों का संस्कार नहीं करेगा। अराथी के बुजुर्ग सलाहकार उसे सुझाव देते हैं कि युद्ध से पहले कंगुआ को धोखे से मार दिया जाए ताकि युद्ध जीतने में आसानी हो। ये बात उधिरन का छोटा बेटा सुन लेता है। उधर काले जंगल में नदी में मछली पकड़ते हुए पुरुवा पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं, जिसमें से एक मगरमच्छ उसके पैर को काट भी लेता है। कंगुआ अपनी जान की बाजी लगाकर पुरुवा को बचा लेते हैं। पुरुवा के पैर को गहरी चोट आई थी। कंगुआ चोट की मरहम पट्टी कर देते हैं और एक पिता की तरह पुरुवा का ध्यान रखने लगते हैं। उधर पेरुमाची से कुछ औरतें और बच्चे युद्ध के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने सफेद पहाड़ जाते हैं, जहां उन्हें उधिरन का तीसरा बेटा और उसके सैनिक बंदी बना लेते हैं। वो इन्हें कहता है कि कह दो कंगुआ से कि अगर वो यहाँ नहीं आया तो तुम सबका सर एक एक करके काट डालूंगा। इनमें से एक औरत एक बाजे की मदद से अलग अलग आवाज निकाल ये खबर कंगुआ तक पहुंचा देती है। उधिरन का बेटा एक औरत का सर काटने वाला होता है कि तभी उसे बाजे की आवाज सुनाई देती है। वो खुश होते हुए कहता है, आ रहा है ना कंगुआ, बता मुझे वो क्या कह रहा है। तभी वहां मौजूद सारी औरतें और बच्चे आपस में कहने लगती हैं, भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उधिरन के सैनिक इनसे पूछने लगते हैं, बताओ हमें वो क्या कह रहा है। तभी एक छोटी बच्ची कहती है, मैं बताती हूँ। वो कह रहे हैं, 15 अराथियों को तुम 25 वीर पेरुमाची योद्धा हरा नहीं सकते क्या? इनके खून से लाल कर दो सफेद पहाड़ को। जिसके बाद वो बच्ची उस सैनिक का गला काट देती है। जिसके बाद वो कंगुआ के सिखाए हुए युद्ध कला की मदद से एक एक करके कोहरे का फायदा उठाकर उधिरन के सैनिकों को मार डालते हैं। उधिरन का तीसरा बेटा इनमें से एक महिला योद्धा को घायल कर देता है, लेकिन वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक उसके हाथ और पैरों को बाकी महिला योद्धाएं रस्सी के फंदों में फंसाकर पूरी शक्ति के साथ खींचने लगती हैं और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। जिसके बाद ये खबर वो कंगुआ तक पहुंचा देती हैं। इस घटना के बाद 5 द्वीपों के मुखिया और पंचों की आपातकालीन बैठक होती है, जिसमें सिद्धि पंचों से शिकायत करते हैं कि युद्ध से पहले उधिरन के बेटे ने हमारी बेटियों पर हाथ डाला। यह अनुचित है, अब आप लोग ही न्याय कीजिए।
उदिरन भी वहां पहुंचता है और जब उसे पता चलता है कि पेरुमाची की महिलाओं ने उसके बेटे को मार डाला और वो अपने बेटे की लाश के टुकड़े देखता है, वो अपना आपा खो देता है और वहां मौजूद एक पेरुमाची के योद्धा को मार डालता है और युद्ध को वहीं से शुरू कर देता है और कहता है, कौन कौन है मेरे साथ। वेंगाड़ू और मुक्काडू द्वीप के मुखिया उसका साथ देते हैं और मंदियातु द्वीप की मुखिया पेरुमाची का साथ देती है। जिसके बाद उदिरन और इनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें उदिरन और उसके साथी सभी को बेरहमी से मार डालते हैं। तभी मियासान कहता है, अरे वो देखो पेरुमाची का मुखिया कैसे दुम दबाकर भाग रहा है। सेठी एक ऊंचे पत्थर के पहाड़ पर बने सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। उदिरन का आदमी वेंगाड़ू और मुक्काडू द्वीप के मुखिया अपने तीरों से इनके शरीर को बुरी तरह भेद डालते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते और ऊपर की तरफ भागते रहते हैं। उदिरन भी उनके पीछे ऊपर आने लगता है। ऊपर पहुंच सेठी एक एक करके सारे तीरों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं और अपने कवच में लपेट लेते हैं। फिर उदिरन को देख कहते हैं, मेरे बेटे को भी तो पता चले कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। जिसके बाद वो हाथ उठाकर आराह चिल्लाते हैं। ये कंगवा के बास का नाम था, जो उनकी तरफ तेज गति से उड़ते हुए आता है और उन तीरों को ले जाता है। आरा इन तीरों को कंगवा तक पहुंचा देता है। अपने पिता के कवच और तीरों को देख वो समझ जाता है कि आरथी वेंगाड़ू और मुक्काडू द्वीप पेरुमाची के खिलाफ हो चुके हैं और उन्होंने उसके पिता को मार डाला है। कंगवा गुस्से से उदिरन का नाम चीखता है और उधर उदिरन सेठी को मार कंगवा का नाम चीखता है। जिसके बाद उदिरन नौकाओं में अपने सैनिक लेकर पेरुमाची द्वीप की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब उदिरन की एक सैनिक को काले जंगल की तरफ ढेर सारी मशालें जलती हुई दिखती हैं, इन्हें लगता है कि पेरुमाची के लोग काले जंगल में छिप गए हैं। उदिरन सारी नौकाओं को काले जंगल की तरफ बढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन ये मशालें कंगवा ने जलाई थी। वो तुरंत पुरवा को छिपा देता है और कहता है, उदिरन और उसके सैनिकों को मारने के बाद वो पुरवा के पास आ जाएगा ताकि वो उसे मार सके। उधर उदिरन के सैनिक भी काले जंगल में पहुंच चुके थे। कंगवा ने पहले ही युद्ध की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले वो जलते हुए आग के गोले उदिरन के सैनिकों पर फेंक उन्हें बुरी तरह जला देता है। फिर आग से तितर बितर हो चुके इन सैनिकों पर भालों से हमला कर काफी सारे सैनिकों को मार डालता है। बचे हुए सैनिक कंगवा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस बार वो इन पर जहरीले बिच्छू और सांपों से हमला करता है, जिसमें और सैनिक मारे जाते हैं। इस तरह कुछ सैनिकों को कंगवा चट्टानों से कुचलकर और कुछ को नदी में छिपकर मार डालता है। उधर उदिरन काले जंगल से आ रही चीखो पुकार की आवाजों को सुन खुश होकर सोचता है कि उसके सैनिक पेरुमाची के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उसका एक सैनिक उसे बताता है कि ये पेरुमाची की नहीं बल्कि उसके सैनिकों की आवाजें हैं। उधर काले जंगल में अब कुछ ही सैनिक बचे थे, लेकिन कंगवा इनके सामने बिना हथियार के था कि तभी पुरवा कंगवा की तलवार लिए उसकी तरफ कूदता है, लेकिन इस बार वो उसे मारने की बजाय तलवार को उसके हाथ में देता है। कंगवा के लाड़ और प्यार ने पुरवा के दिल को जीत लिया था और वो भी कंगवा को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर चुका था। जिसके बाद खुशी से कंगवा और पुरवा उदिरन के सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। कंगवा एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है, लेकिन इस दौरान उदिरन का एक सैनिक पुरवा को पकड़कर वहां से ले जाता है, जो मदद के लिए कंगवा को पुकारने लगता है। उधर 2024 में जेटा भी फ्रांसिस को मदद के लिए पुकार रहा होता है, जो अभी भी पागलों की तरह जेटा को ले जा रहे ट्रक के पीछे भाग रहा था। फ्रांसिस की मदद के लिए कोल्ट और एंजेला भी आ जाते हैं, जिसके बाद ये जेटा के ट्रक का पीछा गाड़ी के जरिए करने लगते हैं। उधर 1070 में उदिरन के जहाज पर उसके सैनिक पुरवा को जहाज से बाहर समंदर में लटका देते हैं। कुछ समय बाद कंगवा भी उदिरन के जहाज तक पहुंच जाता है, जहां उसकी एक भीषण लड़ाई उदिरन के सैनिकों से होने लगती है। वो एक एक करके इन्हें मारने लगता है, जब उदिरन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और एक रस्सी को छोड़ देता है, जिससे जहाज का लंगर और पुरवा बंधे हुए थे, जिसके कारण पुरवा समंदर में मौजूद खूंखार शार्क मछलियों के बीच गिरने लगता है। कंगवा तुरंत रस्सी को पकड़ पुरवा को बचा लेता है। एक हाथ में पुरवा को पकड़ धीरे धीरे बाकी के सैनिकों को भी वो मारता जाता है। इस दौरान पुरवा की मदद के लिए वो एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंक देता है, जो एक शार्क को जाकर लगती है। पुरवा तुरंत इस कुल्हाड़ी को उस शार्क के ऊपर से निकाल लेता है और इन शार्क से कुल्हाड़ी की मदद से लड़ने लगता है। ठीक उसी पल उदिरन कंगवा पर हमला कर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। पुरवा की रस्सी हाथ में होने के कारण कंगवा उदिरन से पूरी शक्ति के साथ लड़ नहीं पा रहा था। उधर 2024 में एक प्लेन जेटा को लेकर एयरपोर्ट से उड़ने लगता है।
जब फ्रांसिस एक बाइक की मदद से इस प्लेन तक पहुंच जाता है और उसकी मौजूदगी से अनजान रशियन कमांडर पर गन ताक कर उसकी टीम के सभी साथियों को हथियार जहाज से बाहर फेंक देने के लिए कहता है, वो वैसा ही करते हैं। उसी पल फ्रांसिस का ध्यान जेटा पर जाता है, जिसका फायदा उठाकर रशियन कमांडर उससे हथियार छीन लेता है। जिसके बाद रशियन कमांडर और उसकी टीम पूरी तरह से फ्रांसिस को मारने लगती है और उसे प्लेन से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगती है। ये देख अचानक जेटा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर प्लेन के सिस्टम्स को बंद करने लगता है, जिसके कारण पायलट्स प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उतारने लगते हैं। रशियन कमांडर समझ जाता है कि ये सब जेटा कर रहा है। वो तुरंत अपने साथी को जेटा का सर काट देने के लिए कहता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ जेटा के दिमाग की जरूरत थी, उसकी नहीं। उधर उदिरन कंगवा का गला बुरी तरह से घोट उसे मारने वाला होता है। ये देख पुरवा कंगवा को कहता है, मैं आपको मुझे दिए वचन के कारण मरने नहीं दूंगा। अगर आप मर गए तो पूरे पेरुमाची का अस्तित्व मिट जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जिसके बाद वो अपनी रस्सी काट लेता है और समंदर के उन खूंखार शार्क मछलियों के बीच गिर जाता है, जो उसे बुरी तरह से नोच कर खा जाती हैं। पुरवा की मौत से कंगवा गुस्से से पागल शेर की तरह खूंखार हो जाता है, जो उदिरन को बुरी तरह से मारने लगता है। उधर फ्रांसिस भी जेटा को बचाने के लिए सबसे पहले एक कुल्हाड़ी को फेंक जेटा की तरफ बढ़ रहे सिपाही का हाथ काट देता है। फिर एक एक करके सारे रशियन सिपाहियों को मार डालता है। उधर कंगवा ने उदिरन को मार मार कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद वो हिरन की सींग से उदिरन की छाती को मार मार कर छन्नी कर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद रोते रोते कंगवा कहता है, मेरे बेटे पूर्वा, तू अपने प्राण देकर मेरे प्राण बन गया। मैं वचन लेता हूं, जब तक तेरा ऋण चुका नहीं दूंगा मैं जन्म लेता रहूंगा। उधर प्लेन के अंदर फ्रांसिस जेटा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस को यह डर सता रहा था कि कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जेटा ठीक था। उसे होश आ जाता है, जो फ्रांसिस को अपने सामने देख खुशी से उसे चूमने लगता है। उधर अरथी में उदिरन के शरीर को अग्नि कौन देगा, इस बात पर बहस छिड़ चुकी थी। उदिरन का खास आदमी कहता है, हमें रक्तांगसन को बुलाना चाहिए, लेकिन अरथी के सबसे बड़े बुजुर्ग इसके लिए नहीं मानते, क्योंकि रक्तांगसन उदिरन की नाजायज औलाद था। उदिरन का वो खास आदमी खुद ही उदिरन के शरीर को अग्नि देने लगता है कि तभी किसी का हथियार उड़ते हुए आता है और इस आदमी के दोनों हाथ काट देता है। ये रक्तांगसन का हथियार था, जो वहां आकर सबसे पहले अरथी के उस बुजुर्ग को मार डालता है, जो नहीं चाहता था कि रक्तांगसन अपने पिता का संस्कार करे। जिसके बाद वो अपने पिता का संस्कार कर देता है। इसके बाद वो अपने पिता की चिता से अरथी का ताज उठाकर कहता है, मेरे पिता कहते थे मुझ में उनका रक्त होना पर्याप्त नहीं है ये सिंहासन पाने के लिए, मुझे एक और रक्त चाहिए, कंगवा का। ये बात सुन अरथी के सभी लोग खुशी से रक्तांगसन के नाम की जय जयकार करने लगते हैं। उधर 2024 में रशियन बायोमेडिकल फैसिलिटी के बॉस को पता लगता है कि उनका प्लेन फैसिलिटी की तरफ ना आकर कहीं और ही जा रहा है। वो प्लेन के कैमरा की फीड उसे दिखाने के लिए कहता है। उसे स्क्रीन पर फ्रांसिस दिखता है, जिसे देख वो मुस्कुराते हुए कहता है, कंगवा। रशियन बायोमेडिकल फैसिलिटी का बॉस हूबहू रक्तांगसन की तरह दिखता था। उधर फ्रांसिस अभी भी ये नहीं समझ पाया था कि आखिर कौन है ये बच्चा, उसका क्या कनेक्शन है जेटा के साथ, और आखिर क्यों इतनी पावरफुल आर्म्ड फोर्स के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। उधर रक्तांगसन कहता है कि मेरे सिर पर लगा नाजायज होने का कलंक कंगवा के खून से ही मिटेगा। जिसके बाद वो वचन लेता है कि इस सिंहासन पर तभी बैठेगा जब वो कंगवा को मार डालेगा। और उधर जेटा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बहुत सारी गाड़ियों को हवा में उठा लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है, जो हमारे मन में कई सारे सवाल छोड़कर जा रही है, जिनका जवाब अब हमें इस फिल्म के अगले भाग में ही मिल पाएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आप सभी से अब मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।